हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्योतिषी। आज की वीडियो में हम द मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 कवर करेंगे। ये एक्ट नंबर 10 है 1979 का। अब इस एक्ट में जो कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं पहले हम उनका मतलब समझ लेते हैं, तभी ये एक्ट हमें अच्छे से आगे समझ में आएगा। पहला जो कीवर्ड दिया गया है वो है अत्यावश्यक सेवा, यानी कि इसेंशियल सर्विसेज, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं स्टेट के लिए। तो ये हो गया इसेंशियल सर्विसेज। सेकंड कीवर्ड दिया गया है संधारण, यानी इसका मतलब होता है मेंटेनेंस या फिर उनका रख रखाव या देखभाल। तीसरा जो वर्ड है वो है विच्छिन्नता। विच्छिन्नता मीन्स क्या हो गया? डिसरप्शन या ब्रोकन या किसी चीज़ का उल्लंघन करना। चौथा वर्ड है निवारण। निवारण मीन्स क्या होता है? प्रिवेंशन, किसी चीज़ से बचना। क्लियर? तो इस एक्ट का क्या मतलब हो गया कि मध्य प्रदेश की एसेंशियल सर्विसेज के मेंटेनेंस और उनके उल्लंघन से बचने के लिए ये एक्ट है 1979 में जो पारित किया गया। क्लियर? अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट देख लो पहले, जो कि है 17 अप्रैल 1979। इस डेट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कितने सेक्शंस हैं इस एक्ट में। तो सेक्शंस हैं टोटल 11 और स्केड्यूल आपका एक यहाँ पे दिया गया है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन जो हमें यहाँ पे पढ़नी है वो दी गई है, रिसीव द एसेंट ऑफ द गवर्नर ऑन द 17th अप्रैल 1979। एसेंट फर्स्ट पब्लिश्ड इन द मध्य प्रदेश गैजेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटेड 17th अप्रैल 1979। यानी कि गवर्नर की एसेंट भी 17 अप्रैल 1979 को मिली और पब्लिश भी ये 17 अप्रैल 1979 को किया गया, यानी कि सेम डे। यहाँ पे आपको दो डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही डेट याद रखिए, 17 अप्रैल 1979। यहाँ पर प्रेसिडेंशियल एसेंट क्यों नहीं है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि एक स्टेट का एक्ट है इसलिए गवर्नर की एसेंट है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल एसेंट नहीं है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं हम इस एक्ट के ऑब्जेक्ट की, कि क्यों ये एक्ट बनाया गया है, क्या उद्देश्य था इस एक्ट को बनाने का। An act to provide for maintenance of essential services and to provide a penalty for disruption of such services in the state of मध्य प्रदेश। ये एक्ट इसेंशियल सर्विसेज की मेंटेनेंस के लिए प्रोवाइड किया गया और पेनल्टी इम्पोज करता है उन व्यक्तियों पे जो मध्य प्रदेश की जो ऐसी सर्विसेज हैं, जो इतनी अत्यावश्यक सेवाएं हैं, उनका उल्लंघन करते हैं। Be it enacted by the Madhya Pradesh legislature in the 30th year of the Republic of India। ये रिपब्लिक इंडिया के कौन से साल में? 30th ईयर में ये इनेक्ट किया गया। चलिए सेक्शन 1 पे आ जाइए, जो कि डील करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट से। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि ये एक्ट है द मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979, और ये संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर लागू होगा। इट शैल कम इन टू फोर्स एट वंस, यानी कि ये एक ही बार में प्रवृत्त रूप से लागू होगा। अब आ जाते हैं सेकंड पे, सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, यानी कि इस अधिनियम का लागू होना। ये अधिनियम किस पे लागू होगा, तो ये हमें कौन बताता है? सेक्शन 2। यहाँ सबसेक्शन 2 में विस्तार की बात की गई है कि इसका विस्तार कहाँ तक है, और यहाँ पे लागू होने की बात की जा रही है। दिस एक्ट शैल अप्लाई टू साइंटिफिक, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव एंड मिनिस्ट्रियल पर्सनल कनेक्टेड विद एसेंशियल सर्विसेज। ये एक्ट उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो एसेंशियल सर्विसेज से कनेक्टेड हैं। और कौन से व्यक्ति? ये एक्ट साइंटिफिक, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव और मिनिस्ट्रियल पर्सनस पे लागू होगा जो कि एसेंशियल सर्विसेज से, अत्यावश्यक सेवाओं से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे मैं आपको 2013 का अमेंडमेंट भी साथ में पढ़ा रही हूँ। 2013 के अमेंडमेंट में सेक्शन 2 में अमेंडमेंट किया गया है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एक्सप्लेनेशन पे, स्पष्टीकरण। इन दिस सेक्शन पर्सनल कनेक्टेड विद एसेंशियल सर्विसेज शैल इंक्लूड। इस सेक्शन में जो व्यक्ति एसेंशियल सर्विसेज से कनेक्टेड हैं वो कौन से व्यक्ति होंगे, तो यहाँ पे हमें 5 क्लॉजेस दिए गए हैं जो पढ़ना है। क्लॉज 1, पर्सन इंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं वो व्यक्ति इंक्लूड होंगे।
इस सेक्शन में एसेंशियल सर्विसेज से कनेक्टेड। सेकंड क्लॉज है पर्सन्स नॉट इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। ऐसे व्यक्ति जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, यानी कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, कुछ समय काम करते हैं कुछ समय नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होगा। थर्ड क्लॉज बोलता है इसका पर्सन्स पेड आउट ऑफ कॉन्टिजेंसीज एंड, यहाँ पे ये जो वर्ड एंड है वो ओमिट कर दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जिनको कॉन्टिजेंसी फंड से पे किया जाता है, यानी कि आकस्मिक व्यय से पे किया जाता है। क्लॉज फोर्थ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, और यहाँ पे वर्ड एंड जो है वो 2013 के अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में कार्यरत हैं, एम्प्लॉयड हैं। और क्लॉज 5 जो है यहाँ पे ऐड किया गया है 2013 में। क्लॉज 5 कहता है पर्सन्स गेटिंग मॉनिटरी बेनिफिट्स इन वॉट एवर नेम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और इट्स एजेंसी एंड हु आर रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज ड्यूटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक इन रिलेशन टू पब्लिक हेल्थ। ऐसे पर्सन्स जो स्टेट गवर्नमेंट या उसकी एजेंसी से कोई मॉनिटरी बेनिफिट्स प्राप्त कर रहे हैं, और जो पर्सन्स रिक्वायर किए गए हैं अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने के लिए पब्लिक बेनिफिट के लिए या पब्लिक हेल्थ के रिलेशन में, तो जो ऐसे व्यक्ति होंगे जो एसेंशियल सर्विसेज से कनेक्टेड होंगे, उन सभी पर ये एक्ट जो है अप्लाई होगा। क्लियर? चलिए आ जाइए सेक्शन 3 पे, जो कि डील करता है डेफिनेशन क्लॉज से। यहाँ पे हमें 2 डेफिनेशन दी गई हैं। 3A में दिया गया है एसेंशियल सर्विस और B में दिया गया है रिफ्यूज़ल टू वर्क। एसेंशियल सर्विस का मतलब क्या है? एसेंशियल सर्विस का मतलब है अत्यावश्यक सेवाएं, जिसके बारे में ये एक्ट पूरा बनाया गया है। मीन्स द सर्विस प्रोवाइड स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल। ऐसी सेवाएं जो हमें स्केड्यूल में दी गई हैं वो सभी सेवाएं जो हैं एसेंशियल सर्विसेज हैं। 3B रिफ्यूज़ल टू वर्क, यानी कार्य करने से इनकार करना। इसकी डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है। इन रिलेशन टू पर्सनल कनेक्टेड विद एन एसेंशियल सर्विस मीन्स कमीशन ऑफ एनी एक्ट बाय सच पर्सनल विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 5। कार्य करने से इनकार करने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जो कि एसेंशियल सर्विसेज से कनेक्टेड हैं, उनके द्वारा ऐसे कार्यों का किया जाना जो सेक्शन 5 के अंतर्गत प्रोहिबिटेड हैं, जिनका प्रतिषेध किया गया है। अभी जब मैं आपको सेक्शन 5 पढ़ाऊंगी डिटेल में, यहाँ पे 7 जो हैं क्लॉजेस दिए गए हैं, उनमें ऐसे कार्य दिए गए हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, और ऐसे कार्य कोई ऐसा व्यक्ति नहीं करेगा जो एसेंशियल सर्विसेज से कनेक्टेड है। अगर वो ऐसा कार्य करता है जो सेक्शन 5 के अंतर्गत प्रोहिबिटेड है, जिनका प्रतिषेध किया गया है, वो यहाँ पे ये माना जाएगा कि वो कार्य करने से इनकार कर रहा है। क्लियर? अभी जब मैं सेक्शन 5 पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये डेफिनेशन। सेक्शन 4 डील करता है पावर टू प्रोहिबिट रिफ्यूज़ल टू वर्किंग सर्टेन एसेंशियल सर्विसेज। अगर कोई व्यक्ति अत्यावश्यक सेवाओं को करने से मना कर रहा है, तो इस बात का प्रतिषेध करने की शक्ति किसके पास है? सबसेक्शन 1 में इसका आंसर दिया गया है, इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड that in the public interest or in the interest of public order it is necessary or expedient so to do, it may by general or special order prohibit refusal to work in such essential service and from such date as may be specified in the order। यदि स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाती है कि कोई बात पब्लिक इंटरेस्ट के या पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में है, यानी कि लोक हित के लिए है या लोक व्यवस्था के हित में है, और अगर वो ऐसा करना ज़रूरी समझे, तो वो स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर के द्वारा एसेंशियल सर्विसेज को करने से इनकार करने की बात का प्रतिषेध कर सकेगी, और उस ऑर्डर में वो कार्य और ऐसी डेट जो है स्पेसिफाई कर सकेगी। सबसेक्शन 2 देखिए, एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months ओनली, बट द स्टेट गवर्नमेंट में बाय अ लाइक ऑर्डर एक्सटेंड इट फ्रॉम टाइम टू टाइम for any period not exceeding 3 months at a time if it is satisfied that in the public interest it is necessary or expedient so to do। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो सबसेक्शन 1 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट आदेश पास करेगी, कोई ऑर्डर देगी, तो वो सिर्फ ऑर्डर जिस डेट को रिलीज होगा उस दिन से 3 महीने के लिए ही वो लागू होगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट
सेटिस्फाइड हो जाए कि वो जो ऑर्डर है वो 3 मंथ से ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, एक्सटेंड कर देना चाहिए डेट, तो वो टाइम पे ऐसी डेट जो है वो एक्सटेंड कर सकेगी, अगर वो ऐसा करना लोक हित में है तो। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक बार में सिर्फ 3 महीने की ही डेट एक्सटेंड कर सकेगी स्टेट गवर्नमेंट। सबसेक्शन 3 देखो, एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी पब्लिश्ड इन सच मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर फिट टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न्ड। सबसेक्शन 1 के अंतर्गत बनाया गया ऑर्डर इस मैनर में, इस रीति में पब्लिश किया जाएगा जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ठीक समझे कि वो पब्लिकेशन जो है वो सबकी कंसर्न में आ जाए, सबकी जानकारी में आ जाए। क्लियर? तो सेक्शन 4 किससे डील करता है? जो व्यक्ति एसेंशियल सर्विसेज से कनेक्टेड हैं और अगर वो एसेंशियल सर्विसेज को, अत्यावश्यक सेवाओं को करने से इनकार कर रहे हैं, तो इस बात का प्रतिषेध करने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो सबसेक्शन 1 के अंतर्गत वो एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर पास करके प्रोहिबिट कर सकेगी, और जो सबसेक्शन 1 में ऑर्डर दिया जाएगा वो 3 महीने के लिए ही लागू होगा, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको एक्सटेंड कर सकती है टाइम टू टाइम, लेकिन एक बार में 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगी। सेक्शन 5 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़ इन एसेंशियल सर्विस। एसेंशियल सर्विसेज में, अत्यावश्यक सेवाओं में कुछ निश्चित एक्टिविटीज़ का प्रोहिबिशन, कि जो व्यक्ति एसेंशियल सर्विसेज से कनेक्टेड हैं वो इस तरीके की कोई भी कार्य नहीं करेंगे। As from the date specified in the order made under subsection 1 of section 4, no person connected with an essential service shall, whether singly or acting in a concerted manner। जैसा कि सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में डेट स्पेसिफाई की गई है, कोई भी व्यक्ति जो एसेंशियल सर्विसेज से कनेक्टेड है, चाहे सिंगली चाहे ज्वाइंटली, चाहे अकेले चाहे 2-4 लोगों के साथ मिल के, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो सेक्शन 5 में प्रोहिबिटेड। और अगर वो ऐसा काम करता है जो सेक्शन 5 में प्रोहिबिटेड है, वो ये माना जाएगा कि सेक्शन 3B के अंतर्गत कार्य करने से मना कर रहा है। चलिए देखिए कौन से कार्य जो हैं वो नहीं कर सकते ऐसे व्यक्ति जो एसेंशियल सर्विसेज से कनेक्टेड हैं। पहला कार्य है रिजॉर्ट टू अ टोटल और पार्शियल सीजेशन ऑफ वर्क बाय रिफ्यूजल और अदरवाइज। जब किसी व्यक्ति को एसेंशियल सर्विस करने के लिए कहा जाता है और वो उसको पूरी तरीके से करने के लिए मना कर देता है या उसका कुछ भाग करने के लिए मना कर देता है, तो ये माना जाएगा कि वो कार्य करने से इनकार कर रहा है। सेकंड देखो, रिफ्यूज टू वर्क बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स वेयर सच वर्क इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एसेंशियल सर्विस। और यदि उस व्यक्ति को कहा जाता है कि जो आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम काम करना है, और अगर ऐसा काम मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है एसेंशियल सर्विसेज के, तो ये माना जाएगा वहाँ पे कि वो उस कार्य को करने से इनकार कर रहा है। थर्ड देखिए, कॉज डेटेरियोरेशन, डैमेज और डिस्ट्रक्शन टू एनी इंस्टॉलेशन, मशीनरी, प्लांट, व्हीकल, बिल्डिंग, ऑफिस रिकॉर्ड और एनी अदर प्रॉपर्टी और अटेम्प्ट टू अबेट द डूइंग ऑफ सच एक्ट। और यदि कोई व्यक्ति किसी इंस्टॉलेशन, मशीनरी, प्लांट, व्हीकल, बिल्डिंग, ऑफिस रिकॉर्ड या किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, नष्ट करने की कोशिश करेगा, ऐसे किसी कार्य को करने का दुष्प्रेरण करेगा, तो ये माना जाएगा कि वो एसेंशियल सर्विसेज को करने से इनकार कर रहा है और उसको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। चौथा देखिए, एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ड्यूटी विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ लीव। अगर वो छुट्टी की पूर्व मंजूरी के बिना अपनी ड्यूटी से एब्सेंट हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, तो ये कार्य जो है सेक्शन 5 के अंदर ऐसा करना प्रोहिबिटेड है। क्लॉज 5, रिजॉर्ट टू एनी एक्टिविटीज सच एज पेन डाउन, टेलीफोन डाउन, टूल डाउन, चक्का जाम, गो स्लो और एनी अदर एक्टिविटी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड रिजल्टिंग इन सीसेशन और रिटार्डेशन ऑफ वर्क। और कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा जैसे कि पेन डाउन कर लेना, टेलीफोन डाउन कर लेना, टूल डाउन करना, चक्का जाम, गो स्लो या अदर कोई एक्टिविटी जिसकी वजह से, जिसके रिजल्ट में जो कार्य है वो रुक जाता है, एसेंशियल वर्क, या फिर उस कार्य को करने में मंदता आ जाती है, स्लो हो जाता है वो वर्क, तो ऐसा कोई भी काम सेक्शन 5 के अंतर्गत करना प्रोहिबिटेड है। और अगर यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो वो सेक्शन 3B में कार्य करने से इनकार कर रहा है, ये माना जाएगा। क्लॉज 6 देखो,
टेक रिकॉर्स टू एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन रिजल्टिंग इन डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल वर्किंग। कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी एक्ट को कमिट नहीं करेगा या ऐसा कोई ओमिशन नहीं करेगा या ऐसे किसी एक्ट का आश्रय नहीं लेगा जिससे कि जो नॉर्मल वर्किंग है उसका डिसोल्यूशन हो जाए। क्लॉज 7 देखो, लास्ट क्लॉज है, प्रिवेंट और ऑब्स्ट्रक्ट टू एनी पर्सन फ्रॉम अटेंडिंग और डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज़। किसी भी व्यक्ति को अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने से या अटेंड करने से ना ही रोकेगा ना ही उसके कार्य में बाधा बनेगा। ये जो यहाँ पे मैंने 7 क्लॉज आपको पढ़ाए हैं ये ऐसे कार्य हैं जिनका प्रतिषेध किया गया है अंडर सेक्शन 5 कि कोई भी व्यक्ति जो एसेंशियल सर्विसेज से कनेक्टेड हैं इस तरीके के कोई कार्य नहीं करेंगे, और अगर वो इस तरीके के कार्य करते हैं तो माना जाएगा कि सेक्शन 3B के अंतर्गत वो एसेंशियल सर्विसेज को करने से इनकार कर रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखिए, सेक्शन 6, कॉग्निजेंस ऑफ सूट्स और प्रोसीडिंग बाय द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट के द्वारा सूट या प्रोसीडिंग का संज्ञान में लिया जाना। देखिए सब सेक्शन 1 क्या कहता है इसका, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव एंड एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट शैल नॉट हैव jurisdiction to entertain any suit or proceeding calling in question the validity of the order made under subsection 1 of section 4। डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट के पास jurisdiction है और डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट का जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके पास jurisdiction नहीं है। किस बात का नहीं है, अब ये देख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो कोई भी ऐसा सूट जो है एंटरटेन कर सकता है, कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग एंटरटेन कर सकता है जो सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत पास किए गए ऑर्डर की वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाते हों। और डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट के सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है उसके पास इस बात का जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो एंटरटेन करे ऐसा कोई भी सूट या प्रोसीडिंग जिसमें सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में दिए गए ऑर्डर की वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क लगता हो। क्लियर? किसके पास जुरिस्डिक्शन है, किसके पास क्षेत्राधिकार है? डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट के पास ऐसा क्षेत्राधिकार है कि वो इस तरीके के सूट या प्रोसीडिंग एंटरटेन कर सकते हैं, और जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। सबसेक्शन 2 देखो, इन अ सूट ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज shall not make ex parte order granting stay or injunction। सब सेक्शन 1 के अंतर्गत सूट या प्रोसीडिंग में डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ऐसा कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं देगी, ऐसा कोई भी एक पक्षीय आदेश पारित नहीं करेगी जो कि स्टे या इंजंक्शन को ग्रांट करने से रिलेटेड हो। क्लियर? सेक्शन 7 देखिए जो कि डील करता है पेनल्टीज से। पेनल्टीज मतलब शास्ति। सब सेक्शन 1 देखो, whoever contravenes, abets or attempt to contravene any of the provision of section 5 except clause 3rd thereof shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 500 rupees or with both। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो सेक्शन 5 के प्रोविजंस हैं उनका उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा दुष्प्रेरण करेगा क्लॉज 3 को छोड़ के। क्लॉज 3 में मैंने आपको क्या बताया था सेक्शन 5 में कि किसी इंस्टॉलेशन, मशीनरी, प्लांट, व्हीकल, बिल्डिंग, ऑफिस रिकॉर्ड या कोई अदर प्रॉपर्टी को नष्ट करना, डैमेज करना या नुकसान पहुंचाना। तो क्लॉज 3 को छोड़ के जितने भी यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं इनका उल्लंघन करेगा तो वो पनिश किया जाएगा, जिसकी जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो 6 महीने तक एक्सटेंड की जा सकेगी या फाइन से जो कि 500 रुपये तक एक्सटेंड किया जा सकेगा या दोनों से पनिश किया जाएगा। सब सेक्शन 2 देखो, whoever contravenes, abets or attempt to contravene any of the provision of clause 3 of section 6 नहीं है यहाँ पे, section 5 है, shall without prejudice to any penalty that may be imposable under any other enactment for the time being in force be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years and with fine which may extend to 5,000 rupees। सब सेक्शन 1 में जो हमें पेनल्टी दी गई है 6 महीने और जो फ़ाइन है वो 500 रुपये तक का दिया गया है, उसमें क्लॉज 3 को हटा दिया गया था। मतलब कि क्लॉज 3 के अलावा जितने भी प्रोविजंस थे उनके लिए पेनल्टी बताई गई थी, लेकिन यहाँ पे आप ये मत समझिए कि क्लॉज 3 के उल्लंघन करने के लिए कोई पेनल्टी नहीं है। इसका आंसर हमें सबसेक्शन 2 में दिया गया है कि जो कोई भी सेक्शन 5 के क्लॉज 3 के प्रोविज़न का उल्लंघन करेगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो
ऑफिस रिकॉर्ड, बिल्डिंग, व्हीकल, प्लांट, मशीनरी, इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाएगा, डैमेज करेगा, ठीक है, या ऐसी कोई भी कोशिश करेगा तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो 3 साल तक एक्सटेंड की जा सकेगी और जो फाइन है वो 5,000 रुपये तक का लगाया जा सकेगा। क्लियर? आपको सेक्शन 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेक्शन 8 पे आ जाइए। पेनल्टी फॉर इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट और गिविंग एनी फाइनेंशियल एड और सपोर्ट फॉर डिसरप्शन। डिसरप्शन मीन्स क्या बताया था आपको मैंने? डिसोल्यूशन करना, भंग करना, विच्छिन्न करना। तो विच्छिन्न करने हेतु इंसाइट करने से या इंड्यूस करने से या कोई फाइनेंशियल एड या सपोर्ट देने के लिए क्या पेनल्टी होगी? देखिए सब सेक्शन 1 क्या कहता है। Whoever instigates, incites or induces any person serving in connection with an essential service to resort to any activity prohibited under section 5 और जो कोई भी सेक्शन 5 के अंतर्गत दी गई एक्टिविटीज़ जो कि प्रोहिबिटेड हैं उनको करने के लिए इंस्टिगेट करेगा, इंसाइट करेगा या इंड्यूस करेगा किसी व्यक्ति को जो कि एसेंशियल सर्विसेज से कनेक्टेड है। और सब सेक्शन 2 इसका ये कहता है कि एक्सपेंड्स और सप्लाइज एनी मनी और मटेरियल टू एनी पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन्स सर्विंग इन कनेक्शन विद एन एसेंशियल सर्विस इन फर्दरेंस और सपोर्ट ऑफ एनी एक्टिविटी प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 5। तो सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि सेक्शन 5 के अंतर्गत जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनको सपोर्ट करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि एसेंशियल सर्विसेज से कनेक्टेड है कोई पैसा खर्च करेगा उस पर या मनी या मटेरियल प्रोवाइड करेगा कि वो जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको करे, shall be deemed to have contravened the provision of section 5 and shall be liable to be proceed against and punished accordingly। तो ये समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने जिसने प्रोत्साहित किया है, किसी को इंस्टिगेट किया है, इंसाइट किया है, तो वहाँ पे ये समझा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो है उसने सेक्शन 5 के प्रोविजंस का उल्लंघन किया है और उसको उसी के अकॉर्डिंगली पनिश किया जाएगा और उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। क्लियर? सेक्शन 9 आ जाओ जो कि डील करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, अपराधों का संज्ञान। एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल। इस एक्ट के अंतर्गत किए गए प्रत्येक अपराध जो हैं वो संज्ञेय हैं, कॉग्निजेबल हैं। क्लियर? सेक्शन 10 डील करता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंसेस का ट्रायल्स, अपराधों के विचारण से। सब सेक्शन 1 एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इस एक्ट के अंतर्गत प्रत्येक ऑफेंस जो कि पनिशेबल है उसका विचारण कौन करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। सब सेक्शन 2 देखिए। The provision of the CRPC shall apply to prevention, investigation, inquiry and trial of all offences under this Act। CRPC 1973 के प्रोविजंस इस एक्ट के समस्त अपराधों के प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल को लागू होंगे। क्लियर? सेक्शन 11 पे आ जाओ जो कि बात करता है रिपील की, निरसन की। द मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अध्यादेश 1978 इज हियर बाय रिपील्ड। यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अध्यादेश ऑर्डिनेंस 1978 जो है रिपील किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये पूरा एक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं स्केड्यूल की। इसके लिए हमें सेक्शन 3A देखना है। सेक्शन 3A में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एसेंशियल सर्विसेज की, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि एसेंशियल सर्विसेज का मतलब है ऐसी सेवाएं जो स्केड्यूल में स्पेसिफाई की गई हैं। तो अब हम स्केड्यूल देख लेते हैं। ये जितनी भी सेवाएं दी गई हैं स्केड्यूल में ये एसेंशियल सर्विसेज मानी गई हैं इस एक्ट के अंतर्गत। ये देखिए, साइंटिफिक, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव एंड मिनिस्ट्रियल पर्सनल कनेक्टेड विद। साइंटिफिक, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव और मिनिस्ट्रियल पर्सन से कनेक्टेड जो व्यक्ति हैं। एसेंशियल सर्विस क्या होगी? फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक एंड स्टेट मोटर ट्रांसपोर्ट एंड वर्कशॉप्स, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, नोटिफाइड एरिया कमिटीज़ एंड स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। AA, scientific, technical, executive, operative and ministerial personnel connected with public distribution system of fair price shops, procurement under public distribution system of food, grains and other essential commodities as defined under the Essential Commodities Act 1955, distribution of milk, livestock and veterinary and animal husbandry and poultry services,
plantation and conservation of forest and preservation, transportation, storage and distribution of forest produce. The Madhya Pradesh Secretariat services governed by the Madhya Pradesh Secretary. Services Recruitment Rules 1976. The services of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalay and the services under the head of departments and their subordinate office. B देखिए, personnel appointed for conduct of examination by following: Board of Secondary Education Madhya Pradesh, all universities in the state of Madhya Pradesh, Professional Examination Board Madhya Pradesh. Explanation देखो, the expression conduct of examination includes invigilation and supervision, proper setting, paper moderation, paper valuation and any other activity required to be undertaken by the board or university in connection with examination. C देखो, personnel appointed for conduct of election or to parliament or the state legislature. D देखो, personnel entrusted with the work relating to assessment and valuation of loss caused and relief, rehabilitation and resettlement of persons affected due to earthquake or other natural calamity or any other calamity of crisis. तो ये जो सर्विसेज हैं ये एसेंशियल सर्विसेज हैं अंडर सेक्शन 3A. क्लियर? आप लोगों को अच्छे से एक्ट समझ में आ गया? कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस एक्ट के MCQs भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी हमारे चैनल पे. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.